Hello, everybody. A very good evening to all of you. I hope you all are doing fine. Just let me know quickly if I am visible and audible to all of you, and share the link of the class with everybody so that everybody can join. Okay. Hello, Ankush, Tisha, Prerna. Good evening, everybody. कैसे हैं आप सभी? एंड मुझे क्विकली बताइए कि कल के क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो आप लोग रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं? हैव यू रिवाइज्ड व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? कल जो अपन ने पढ़ा था वो आप रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं? गुड इवनिंग दीक्षिता, अवंतिका, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा जो नियम है, हाउस द जोश? सबका जोश बहुत ही हाई होना चाहिए। गुड इवनिंग मुस्कान। अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबॉडी कैन ज्वाइन। बता दीजिए सबको हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। लेक्चर 2 ऑफ द कंपनी लॉ, जो कि हमारा बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। जल्दी से बताइए, हैव यू ऑल रिवाइज्ड व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? कल की क्लास में जो पढ़ा था वो आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग ज्योति। कोई कुछ नहीं बता रहा, मतलब सब रिवाइज करके आए, एवरीबडी इज रिवाइज्ड। अवंतिका ने बोला मैंने रिवाइज किया है। हाँ, अवंतिका ने रिवाइज किया क्योंकि उसने मुझसे डाउट भी पूछा था। ओके, बाकी सब रिवाइज किए कि नहीं किए? बाकी सब रिवाइज किए कि नहीं किए? शुभम ने रिवाइज किया है। ओके ग्रेट। सो फाइनली आप सभी रिवाइज करके आए हैं। सो सारे ही जोश और एंथुसियाज्म के साथ वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर 2 ऑफ योर सब्जेक्ट विच इज नोन एज कंपनी लॉ। ठीक है, सो वी आर गुड टू स्टार्ट। सबसे पहले हमारा हमारा तरीका क्या है, हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था हम उसको रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद विल कंटिन्यू फर्दर। कल की क्लास में अब जो हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। एंड जैसा कि आप लोग को पता है अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, आप लोगों को बेस तैयार करना जरूरी है। बेस जो है कंपनी लॉ का जो बेसिक्स होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो लॉ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम बेस को थोड़ा स्लो चलेंगे, धीरे धीरे करके जैसे हमारी क्लास जाते जाएगी हम थोड़ा फास्ट स्पीड फास्ट करते जाएंगे। सो स्टार्टिंग में विल गो थोड़ा स्लो, ताकि जो है कंपनी लॉ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब इट वेरी वेल, ताकि आप सभी एक बराबर आप लोग का बेस तैयार हो जाए। और आप लोग को पता है किसी भी चीज का बेस स्ट्रांग होता है तभी एक बिल्डिंग सही खड़ी होती है। अगर बेस ही खराब हो जाता है तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इसीलिए वी हैव टू फोकस ऑन मेकिंग योर गुड फाउंडेशन, मेकिंग योर गुड बेस। इसीलिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा आराम आराम से हर चीज को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास जाती जाएगी स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। ओके, इतना हो गया। अब फटफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ा था। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इस चीज को इग्नोर ना करें, डेली के डेली आप लोग रिवीजन करके आएंगे। कल की क्लास में जो पढ़ा था मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कल की क्लास में सबसे पहले कि कंपनी लॉ आया कहां से। तो हमने देखा था कि 1600 में एक रॉयल चार्टर स्टैब्लिश हुआ था, फिर 1850 में फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट आया था, उसके बाद बहुत बार चेंजेस हुआ। देन हमारा लास्ट एक्ट था 1956, 1956 के बाद आया हमारा 2013, और एट प्रेजेंट हमारा कौन सा एक्ट चल रहा है? 2013 वाला एक्ट चल रहा है। और आपको एक बात पता है कि हमारा 2013 वाला एक्ट डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया था, राइट। कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना वाला एक्ट था वो एनफोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1956। एंड हमारे पुराने वाले एक्ट में बहुत ज्यादा सेक्शंस थे, 658 सेक्शंस, 13 पार्ट्स एंड 15 शेड्यूल्स, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसीलिए 1956 वाले एक्ट को इजी करने के लिए हमारा फिर आया कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रेसिडेंट अप्रूवल मिला था 29 अगस्त को, बट वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था 30 अगस्त को।
और आपको एक बात पता है कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस कितने हैं? देयर आर 470 सेक्शंस एज ऑफ जब बने थे, एंड चैप्टर्स कितने हैं? जब बने थे 29 चैप्टर्स थे। एज ऑफ नाउ एक चैप्टर ऐड हो गया है विच इज चैप्टर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। अब टोटल कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 30 चैप्टर्स। एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? देयर आर 7 शेड्यूल्स इन आवर कंपनीज एक्ट। हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल कितने बार अमेंडमेंट आए हैं? मैम, कंपनीज अमेंडमेंट तो सिर्फ 4 बार आया है, 2015, 17, 19 और 2020। लेकिन जब 2016 में आईबीसी आया था, उसके वजह से भी कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस डिलीट हुए थे। और जब फाइनेंस एक्ट 2017 आया था, उस वजह से भी एक सेक्शन में कंपनीज एक्ट के चेंजेस आए थे 182 में। अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो पुराने एक्ट में नहीं हुआ करते थे, बट हाँ, पुराने एक्ट मतलब 1956 और पुराने वाले एक्ट में, बट हमारे न्यू एक्ट में, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें काफी सारे नए कंसेप्ट्स आए, काफी सारे कंसेप्ट्स को प्रमोट किया गया। जैसे कि ओपीसी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, 1 पर्सन कंपनी का। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को सीएसईटी में भी मिला होगा। जैसे ओपीसी का कंसेप्ट होता है स्मॉल कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, डोमेन कंपनी का। ये सारे कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आए हमारे 2013 में। अब ओपीसी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी के बारे में आप कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे। एंड इन चारों कंसेप्ट्स के बारे में आप लोग, आपका एक सब्जेक्ट है एसबीईसी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, उसमें भी आप ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट आया क्लास एक्शन सूट का। क्लास एक्शन सूट क्या बोलता है? एक इंट्रोडक्शन देती हूं मैं, वैसे तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्लास एक्शन सूट ये बोलता है कि अगर कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ उनके इंटरेस्ट में उनके अगेंस्ट कुछ कर दिया, तो शेयर होल्डर्स लोग मिलके एकजुट होकर के एक्शन ले सकते हैं, उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। सूट मतलब केस। So ये this section came for the protection of shareholders and जनरल पब्लिक, राइट। सो ये हमारे क्लास एक्शन सूट का कंसेप्ट आया था। उसके बाद एक सीएसआर का कंसेप्ट आप लोग सीएसईटी में भी पढ़े होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज सेवा के लिए कुछ खर्चा करना। तो ये हमारा 2013 में इसमें ज्यादा फोकस किया गया। राइट इशू का कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स का कंसेप्ट, स्पेशल कोर्ट्स, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, ये सारे चीजों में ज्यादा फोकस किया गया 2013 में। अब देखो, बिल्कुल चिंता मत करो कि भैया ये राइट इशू क्या होता है, भैया ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। सारे टॉपिक्स आएंगे, अभी तो 4 महीने चलने वाली है हमारी क्लास, सारे टॉपिक्स आएंगे और हम हर टॉपिक को एकदम डिटेल में बाद में समझेंगे। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि हमारी कंपनी लॉ की गवर्नमेंट बॉडी, हमारी कंपनी लॉ की पब्लिक बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो लेजिस्लेटिव पे ऑब्वियसली, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाली पार्टी, तो लॉ बनाने वाली कौन कौन होती है? सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटर। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन कौन होती है? कल की क्लास में मैंने बताया था, सेंट्रल लेवल पे होती है एमसीए, उसके बाद 7 रीजन्स होते हैं, रीजनल लेवल पे होती है आरडी, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट लेवल पे होती है आरओसी। ये दोनों क्या होता है, ये मैं आज की क्लास में बताऊंगी। उसके बाद हमने पढ़ा जुडिशियल अथॉरिटीज के डिस्प्यूट सॉल्व करने वाली, तो हमारी कंपनी लॉ की जुडिशियल अथॉरिटीज कौन कौन है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी। बेसिकली दे आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी। देखो, क्वाजी जुडिशियल मतलब कंफ्यूज मत होना, ऐसी बॉडीज जो सिर्फ केसेस सॉल्व करने का काम करती है उसको बोलते हैं जुडिशियल, बट ऐसी बॉडीज जो केसेस सॉल्व करने का काम भी करती है, मतलब जुडिशरी का काम भी करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम करती है, तो उसको बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल। तो बिकॉज एनसीएलटी एनसीएलटी हमारी क्या है? जुडिशियल नहीं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी का भी काम करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम करती है। तो हमारी ये दोनों अथॉरिटीज है, एनसीएलटी और एनसीएलटी। उसके बाद एक टॉपिक कल की क्लास में रह गया था, जो कि था सीआरसी का कंसेप्ट और सीएससी का कंसेप्ट। देखो, ये चीज तो आपको पता चल गया है कि हमारी एमसीए क्या होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल लेवल पे कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। उसके बाद रीजनल लेवल पे आरडी और उसके नीचे आरओसी। इतना तो आपको समझ में आ गया है। बट होता क्या था कि जैसे हम जब कंपनी बनाते हैं, मान के चलो मेरे को एक कंपनी बनानी है एडुमेंशन नाम से, मेरे को एक कंपनी बनानी है एडुमेंशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे को फॉर्म फाइल करना पड़ता था आरओसी को, मेरे को आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे और मेरे को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना पड़ता था। ये प्रॉपर एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होते हैं। तो ये होता क्या था कि आरओसी के पास बहुत वर्कलोड आ जाता था, बर्डन आ जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम लेने लग गई थी लोगों का इनकॉर्पोरेशन करने में, कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने में।
जिसके वजह से लोग रिलेक्टेंट हो गए थे। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, कंपनी को बनाने का प्रोसेस महीनों तक खिंचा जाता था। तो उसको इजी करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गवर्नमेंट ने एक अलग से अथॉरिटी बना दी। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी और उस अथॉरिटी का नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। और उसको एक काम डेलीकेट कर दिया कि भाई तू ये वाला काम देखना। कौन सा काम? कंपनी बनाने का काम, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम। ठीक है, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक और नई अथॉरिटी बनाई जिस अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। और उसको काम क्या दिया गया? दो काम दिया गया बेसिकली, नेम रिजर्वेशन करने का और इनकॉर्पोरेशन करने का। नेम रिजर्वेशन मतलब अब जैसे मेरे को कंपनी बनानी है एडू मेंशन नाम से, तो पहले मेरे को गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, हाथ जोड़ के पूछना पड़ता है, सर मैं एडू मेंशन नाम से कंपनी बना सकती हूँ क्या? फिर गवर्नमेंट चेक करेगी कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, कहीं किसी ऑलरेडी किसी और का ट्रेडमार्क तो नहीं है ना, सब कुछ सही रहेगा, फिर बोलेगी अच्छा ठीक है, नाम ठीक है, बना सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी बना सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मुकेश भैया की कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से, तो अब वो क्या मेरे को परमिट करेंगे क्या? उनका तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा ना, उनका तो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो मैं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी नहीं बना सकती। तो इसीलिए नाम, कंपनी का नाम रखना भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और उसके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट हम इस नाम से कंपनी बना सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट फिर अप्रूवल देती है। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कौन सी अथॉरिटी ये नेम अप्रूवल का काम करती है? गवर्नमेंट ने एक सेपरेट अथॉरिटी बना दी जिसका नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। और उसको बोल दिया भाई जब कोई भी कंपनी ऐसे हाथ जोड़ के आएगी ना नाम पूछने के लिए, तो ये काम तू संभालना, तू देखना, तू चेक करना, पूरा नेम अप्रूवल देने का काम। ठीक है, तो नेम अप्रूवल करने का काम और इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को जन्म देने का काम, ये दोनों काम किसको दे दिया गया? सीआरसी को दे दिया गया। तो सीआरसी क्या है? एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो क्या करती है? नेम अप्रूवल का काम करती है और इनकॉर्पोरेशन का काम करती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं सीआरसी जो है वो सेंट्रल लेवल पे एक ही है, हर स्टेट की अलग अलग नहीं है। तो सीआरसी का जो जुरिस्डिक्शन है इट इज ऑल ओवर इंडिया, मतलब एक सीआरसी है, पूरे इंडिया की एक ही सीआरसी है जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सीएससी, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर? ये इतना लोड लेने वाला बात नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये नॉर्मली टीचर्स पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नया नया आया है। और ये नया नया कब आया पता है? ये जो सीएससी का कंसेप्ट है ना, ये अभी आया है अप्रैल 2021 में। ये जो सीएससी का कंसेप्ट है ना, ये अभी अभी आया है अप्रैल 2021 में। तो हो सकता है नया नया है, कुछ एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो दिस इज वेरी एकदम नया नया टॉपिक, अप्रैल 2021 में अभी अभी नया अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। और सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर क्या करती है मैं बताऊं? जैसे आपको पता है कि टाइम टू टाइम हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, तो मेरे को एक फॉर्म है जिसका नाम है DIR 12, वो मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ROC को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं ना, इनमें अलग से अप्रूवल नहीं लगती है, बस मेरे को दिस आर जस्ट इंफॉर्मेटिव फॉर्म्स कि आपको अप्रूवल नहीं लेना है, बस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ आपकी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। तो टाइम टू टाइम हमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को फाइल करने पड़ते हैं और उन फॉर्म्स को बोला जाता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं STP फॉर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे STP फॉर्म, वो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। बट क्या हुआ, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होने लग गए थे, तो उसको देख के, चेंजिंग सिनेरियोस को देखते हुए गवर्नमेंट को ये नीड लगी कि ये जो STP फॉर्म्स है जो हम कभी चेक ही नहीं करते हैं, उसको भी हमें स्क्रूटनी करनी चाहिए, उसकी भी हमें चेकिंग करनी चाहिए कि कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही तो है ना, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कंपनी ने फ्रॉड तो नहीं किया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, और उसको काम दे दिया गया कि कोई भी कंपनी कोई भी फॉर्म सबमिट करेगी ना, तो तुम उसका स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी मतलब एकदम डिटेल में चेक करना कि सब कुछ सही है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, दैट इज अ थिंग। तो अभी अभी अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, और उसका काम क्या है? उसका काम है कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, जितने भी STP फॉर्म्स होती है ना, जो कंपनीज ROC को सबमिट करती है, उसकी स्क्रूटनी करना, उसकी चेकिंग करना। नाउ अगेन, हर स्टेट का अलग अलग CSC है क्या? नहीं, ऑल ओवर इंडिया एक ही है, इसका भी ऑफिस दिल्ली में ही है। तो ऑल ओवर इंडिया टोटल देयर इज 1 CSC विच इज नोन एज सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर।
आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस कि सीआरसी क्या होता है और सीएससी क्या होता है। जनरली टीचर्स सीएससी और सीआरसी के बारे में अपनी क्लासेस में नहीं बताते हैं, बट दिस इज द बेस। आपको पता होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की, हमारी मिनिस्ट्री की, कॉर्पोरेट लॉ की कौन कौन सी अथॉरिटी है, तो आपको ये दोनों के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुकी थी आरओसीज के बारे में। अच्छा, एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मली हर स्टेट का एक आरओसी होता है, बट सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है। वन इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, एक मुंबई में और एक पुणे में, एंड अनदर इज तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, वन इज चेन्नई, अनदर इज कोयम्बतूर। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में अपन ने पढ़ा था सेक्शन 1 में दिया हुआ है सबसे पहले सब सेक्शन 1 में टाइटल, कि हमारा कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद एक्सटेंड, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट काम का नहीं है। फोर्थ, एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल होगा। जोर जोर से चिल्ला के बोलो अपने घर में, भले घर वाले परेशान हो जाए, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरे साथ। सबसे पहला, कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा, बैंकिंग कंपनी। चौथा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। पांचवा, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। और लास्टली, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब इन सारे पॉइंट्स में हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि अगर इनका जो रेस्पेक्टिव एक्ट है और कंपनीज एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उस केस में हम कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, उनका जो रेस्पेक्टिव एक्ट है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमने जो कल पढ़ा था, उसको अपन ने रिवाइज कर लिया। अब अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंपनी के बारे में, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कंपनी का एक बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और कंपनी क्या होती है बेसिकली, कंपनी इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब मैं क्या अकेले कंपनी बना सकती हूँ? नहीं, 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट छोड़ के नॉर्मली बताओ कंपनी मतलब क्या। नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर कोई काम करते हैं तो उनको बोलते हैं कि अच्छा देयर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिल रखे हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है। वन इज अनइनकॉर्पोरेटेड, अनदर इज इनकॉर्पोरेटेड। अब देखो इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन? अगर मैं एकदम सीधे सादे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब ऐसी एसोसिएशन विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पापा का अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ना कंपनी बनाए हैं, ना वो गवर्नमेंट के साथ कोई रजिस्ट्रेशन करवाए हैं अलग से, ना कुछ, बस अपना अलग से बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या उनके बिजनेस की अलग से कोई पहचान है? द आंसर इज नो। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस अलग नहीं होता है, हमने प्रॉपर उस बिजनेस को अलग एक दर्जा नहीं दिया, तो दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। आई डिड नॉट गेट इट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। बट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराते हैं। गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि किसी ना किसी कानून के अंदर रजिस्टर कराते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे एलआईसी एक्ट के अंदर। जब हम किसी एक्ट के अंदर फॉर्मल प्रोसेस से गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब हम उस कंपनी को नया जन्म दे रहे हैं। और जैसे ही वो कंपनी जन्म लेती है ना, तो वो अपने आप में एक अलग पर्सन बन जाती है, एक सेपरेट पर्सन बन जाती है। कानून की नजरों में दैट इनकॉर्पोरेटेड बॉडी इज अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट फ्रॉम द ओनर। मतलब मैंने एक्ट के अंदर कंपनी को रजिस्टर करा लिया फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, तो वो कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन बन जाएगी। ओनर इज द सेपरेट पर्सन, कंपनी इज द सेपरेट पर्सन। ये होता है इनकॉर्पोरेशन का मतलब। किसी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर जो फॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना। तो अब एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन होता है? इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट? सो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या हम उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराते हैं? क्या हम उसको किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराते हैं? द आंसर इज नो। Again, sole proprietorship is a form of unincorporated association. Now, what do you mean by incorporated association? Incorporated association मतलब ऐसी एसोसिएशन जिसको हम गवर्नमेंट के पास किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाए हैं।
एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू, और उसको अपने आप में बना दिए हैं एक सेपरेट लीगल पर्सन। ये होती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब। अब आप लोगों ने अपने CS80 में पढ़ा होगा कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन फर्दर 3 तरह की होती है। वन इज चार्टर कंपनी, अनदर इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर कंपनी आज के जमाने में नहीं होती है, आज के जमाने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्टर कंपनी का मतलब वो होता है, जैसे पुराने जमाने में जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी एक रॉयल चार्टर के अंदर, जिससे कि उन लोग को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलता था, जिससे वो लोग इंडिया की चीजें ले लेके एक्सप्लॉइट करते थे इंडिया को। आज के जमाने में नहीं होती है चार्टर कंपनी, पहले के जमाने में हुआ करती थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज दिस टू कौन सा, वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड अनदर इज रजिस्टर्ड कंपनी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं दोनों में कि दोनों का मतलब क्या है। देखो बहुत इजी है। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनीज जो कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज। और उसके अलावा ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे एक्ट के अंदर, किसी दूसरे कानून के अंदर रजिस्टर्ड है, किसी दूसरे स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जांपल LIC, SBI, आपको पता है ये सबका सेपरेट एक्ट होता है। LIC एक्ट के अंदर बनी है, SBI का अलग से सेपरेट एक्ट है, एयर इंडिया का सेपरेट एक्ट है। ये सारी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं हुई है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो किसी ना किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी है। अब इसको कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब ये बोलने लग जाते हैं और रजिस्टर्ड मतलब ये बोलने लग जाते हैं। तो इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है? इसको याद करने का शॉर्टकट है S फॉर स्टैट्यूटरी, S फॉर स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा कि स्टैट्यूटरी कौन सी थी? अच्छा, वो स्पेशल एक्ट वाली। तो इससे याद रहेगा आपको S फॉर स्टैट्यूटरी, S फॉर स्पेशल एक्ट। तो ये तो था बेसिक मतलब। अब उसके बाद हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है। अगेन आपको कंपनी का मतलब पता है, जब 2 से ज्यादा लोग आपस में मिल करके साथ में बिजनेस करते हैं और वो कंपनी लॉ के अंदर उसको रजिस्टर कराते हैं उस कंपनी को, तो हम उसको बोलते हैं कंपनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? इस डेफिनेशन को एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन क्लास के साथ साथ आपको याद हो जाएगा, अलग से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रेजेंट 2013 वाला एक्ट, कंपनीज एक्ट, या 2013 वाला कंपनीज एक्ट, या कोई पुराना कंपनीज एक्ट, मतलब विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कहां डिफाइंड है? ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी? फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के? वैसे तो आप लोग 11th 12th में BST में पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज में, लेकिन तब आप लोग रटने वाला काम किए होंगे कि अच्छा ये होता है कंपनी का मतलब। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ये सब का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है। कानून की नजरों में कंपनी एक लीगल पर्सन है, लेकिन इट इज आर्टिफिशियल। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या हमारे जैसे सांस ले सकता है, हमारे जैसे चल फिर सकता है, हमारे जैसे खाना खा सकता है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट नेचुरल पर्सन, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और लॉ की नजरों में इट इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, जिसकी अपने आप में एक पर्सनैलिटी होती है और वो मेंबर से अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अलग होंगे और मेंबर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अलग होंगे। अगर कंपनी का कोई लोन है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेंबर का लोन है वो। नो, मेंबर इज सेपरेट, ओनर्स आर सेपरेट, कंपनी इज सेपरेट। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, कंपनी अपने नाम पे सब कुछ कर सकता है। आप कभी भी कंपनी और मेंबर को, ओनर को एक ही इंसान नहीं बोल सकते। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, और वो लैंडमार्क केस है सैलिमन वर्सेस सैलिमन, ली वर्सेस ली, और कंडोली टी कंपनी। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इसका मेरा
एक वीडियो भी है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी नाम से, यूट्यूब में इसी चैनल में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी नाम का एक वीडियो है, वो वीडियो देखना, ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी का एक और नाम है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी होता है, कि कॉर्पोरेट की, कंपनी की खुद की पर्सनैलिटी है। चलो अब इसको हम लोग केस लॉ के साथ समझते हैं। ये केस लॉ है हमारे मुकेश भैया का। अब माना कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है, बट क्या आप मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ही पर्सन बोल सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना। इसका मतलब मुकेश अंबानी अलग इंसान है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग इंसान है इन द आईज ऑफ लॉ। और यही है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, यही है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट। चलो अब इसको हम एक केस की तरह समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक केस के साथ समझेंगे, और केस का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये हमारा कंपनीज एक्ट का सबसे बेसिक केस होता है जो सबको आना ही चाहिए। अगर आपको कंपनीज एक्ट से प्यार है और आपको ये वाला केस नहीं आता है तो फिर ऐसे चुल्लू भर पानी लेना और उसमें ऐसे डूब जाना, ठीक है। तो ये हमारा सबसे एक बेसिक केस है जो हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं कंपनी लॉ में। कभी भी कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये वाला केस आता ही आता है। क्या नाम है केस का? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये ना यूके का केस लॉ है और ये आया था 1897 में। अब इस केस में हुआ क्या था, ये भैया थे और इन भैया का नाम था मिस्टर सैलमन। ये क्या करते थे? जूते बनाने का बिजनेस करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप इनका बिजनेस था। बट किसी दिन इनको आके पता चल गया कि कंपनी बनाने के बड़े फायदे होते हैं, तो इन्होंने क्या कर दी, झटपट से एक कंपनी बना दी और कंपनी का नाम रखा सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जब इन्होंने कंपनी बनाई तो कंपनी के एक एक शेयर्स ये और इनकी फैमिली मेंबर सब्सक्राइब कर लिए। सैलमन, सैलमन की वाइफ मिसेस सैलमन, सैलमन की एक डॉटर और 4 सन, सबने एक एक शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब इन्होंने क्या किया, कंपनी बनाया। कंपनी तो अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है और अपना जो बिजनेस था वो कंपनी को बेच दिया। कंपनी को अपना जूते वाला बिजनेस बेच दिया। अब जब हम कोई सामान बेचेंगे तो बदले में हमें पैसा मिलेगा, तो कंपनी ने अपना सामान अपना बिजनेस बेच दिया, सॉरी सैलमन ने अपना बिजनेस बेच दिया कंपनी को। कितने रुपए में? 38,782 पाउंड्स में। पाउंड्स क्यों? क्योंकि यूके का केस है भैया, यूके की करेंसी पाउंड्स में होती है, ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस बेच दिया, बदले में कंपनी को बोला, कंपनी मेरे को 38,782 पाउंड्स दे देना। और कंपनी ने इतने पैसे के क्या दिए, इसमें से 20,000 के शेयर्स दिए, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स दिए और बचा कुचा जो था 8,780 81 82 8,800 उसका दे दिया कैश। इतनी बात समझ में आई कि सैलमन भैया ने एक कंपनी बनाई सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से और उसको अपना बिजनेस बेच दिया। बिजनेस बेचने के बदले 20,000 का शेयर ले लिया, 10,000 के डिबेंचर्स और 8.7 थाउजेंड के कुछ कैश। तो अब एक बात बताओ, मेरे को सैलमन भैया का कंपनी के साथ क्या क्या रिलेशन हुआ। सबसे पहले सैलमन भैया कंपनी के शेयर होल्डर हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं और उनके पास कंपनी के डिबेंचर्स भी हैं। डिबेंचर्स इज अ फॉर्म ऑफ डेट। 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे, डिबेंचर एक तरह का उधार होता है, डेट के फॉर्म में होता है। तो क्योंकि उनके पास उन्होंने कंपनी को उधार दे करके रखा था डिबेंचर के फॉर्म में, तो वो कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हुए। अच्छा, सिर्फ क्रेडिटर नहीं लिखा है मैंने, यहां सिक्योर्ड वर्ड भी लिखा है। सिक्योर्ड क्यों लिखा है? सिक्योर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डिबेंचर्स थे ना, ये सिक्योर्ड थे। सिक्योर्ड का मतलब हमने 10,000 की उधारी तो दी कंपनी को, लेकिन वो 10,000 ना कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज बदले में गिरवी रखी हुई थी। सिक्योर्ड मतलब बदले में कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी कि अगर मैं ये तुम्हारा 10,000 नहीं देता हूं ना तो तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच देना। सिक्योर्ड मतलब बदले में हमें सिक्योरिटी मिल रखी थी, कुछ ना कुछ गिरवी मिल रखा था, ठीक है। तो ये होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो क्योंकि सैलमन के पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे तो वो कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर भी बन गए और वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, एमडी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो बेसिकली कंपनी का पूरा कर्ता धर्ता कौन हुआ? मिस्टर सैलमन। शेयर होल्डर भी वही, क्रेडिटर भी वही, एमडी भी वही, कंपनी को पूरा चलाते भी मिस्टर सैलमन ही थे। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है मैडम, आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कुछ सालों के बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद ना कंपनी नहीं चली, सैलमन भैया की कंपनी नहीं चली, नुकसान होने लग गया और कंपनी बंद होने के कगार में आ गई। कंपनी बंद होने लग गई और जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है ना कंपनी
कंपनी को बंद करने का, उसको बोला जाता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होने की प्रोसेस में चली गई, और जो कंपनी को बंद करने का ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसको बोलता है लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। और लिक्विडेशन के टाइम पे क्या करते हैं पता है, कंपनी की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबको बेच करके कंपनी की सारी उधारियों को चुकाया जाता है। मतलब कंपनी की टोटल एसेट्स को बेच करके सारी लायबिलिटीज को चुकाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी क्या होता है भैया, वो तो 11वीं 12वीं का अकाउंट्स का नॉलेज वो तो पढ़े ही होगे आप लोग। ठीक है मैडम, अब एक बात बताइए मेरे को, जब सैलेमन भैया की कंपनी लिक्विडेशन में चली गई ना, तो तब हमने देखा कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितने की है, हमारे पास एसेट्स तो सिर्फ 6000 पाउंड्स की थी, लेकिन हमारे सर पे उधारी कितनी थी, हमारी उधारी बहुत सारी थी। हमारे सर पे 18,000 पाउंड्स की उधारी थी, जिसमें से 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर थे और 8,000 के कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। अब आप एक बात बोलेंगे, आप एक बात बोलेंगे, मैम ये जो 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स है ना, ये तो वही सैलेमन भैया के पास है। अरे हाँ देवी और सज्जनों, ये देखो यहाँ हमने पढ़ा था ना कि ये 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स तो सैलेमन के ही पास हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सैलेमन के पास है। अब सवाल ये उठता है कि ये 6,000 रुपए पहले किसको मिलेंगे, सैलेमन भैया को मिलेंगे कि ये जो 8,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये केस गया कोर्ट में और सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लोग सैलेमन भैया के ऊपर ऐसे उंगली दिखा के बोलने लगे कि ये जो सैलेमन है यही कंपनी का करता धरता है, यही कंपनी को मैनेज करता है, ये सैलेमन ही कंपनी का एमडी है, सैलेमन ही कंपनी का शेयर होल्डर है, इसीलिए कंपनी एक प्रकार से सैलेमन की ही एजेंट हुई। तो हम उसको अलग पर्सन नहीं मान सकते, सैलेमन और कंपनी एक ही है। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लोग क्या बोलते हैं कि सैलेमन और सैलेमन की कंपनी दोनों एक ही इंसान है, दोनों अलग अलग इंसान नहीं है, इसीलिए सैलेमन को हम क्रेडिटर मान ही नहीं सकते, और जब वो क्रेडिटर नहीं है तो सैलेमन को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये 6,000 का जो एसेट है ये हमें मिलना चाहिए। ऐसा किसने बोला, ऐसा सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लोग ने बोला। अब कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया पता है, कोर्ट का जजमेंट क्या आया, कोर्ट ने बोला भैया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लोग जरा थम जाओ, आपने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी की खुद की अलग सेपरेट आइडेंटिटी होती है। भले ही एक बंदे के पास 100% शेयर क्यों ना हो एक कंपनी के, भले ही सैलेमन एमडी क्यों ना हो, भले ही सैलेमन कंपनी को पूरा चला क्यों ना रहो, तो भी कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, सैलेमन इज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, ओनर इज अ सेपरेट पर्सन, और इसीलिए वो दोनों को एक पर्सन नहीं बोला जा सकता। तो इसीलिए जो सैलेमन है वो शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, उस कैपेसिटी में वो शेयर होल्डर भी हैं, और क्योंकि वो डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हैं तो उस कैपेसिटी में वो डिबेंचर होल्डर भी हैं। इसीलिए सैलेमन इज अ सेपरेट पर्सन एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसलिए पहले पेमेंट किसको मिलेगा, पहले पेमेंट सैलेमन को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब बात आती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की, तो जो सिक्योर्ड रहता है उसको पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं उनको पहले पेमेंट मिलता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर सैलेमन केस में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश करके ये बोला गया कि एक ओनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, हम किसी भी तरीके से दोनों को सेम पर्सन नहीं बोल सकते। इतनी बात समझ में आई सबको, आर वी क्लियर विद दिस। आनंद पूछ रहा है मैम आपकी क्लास कौन सी सिटी में होती है, आनंद हमारी क्लास ऑनलाइन होती है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एके प्लेयर्स इज क्रिस्टल क्लियर। एके प्लेयर्स प्लीज अपना असली नाम बता दो सो दैट बाय द एंड ऑफ द क्लास हम एक दूसरे से रूबरू हो जाए, मैं सबको अपने प्यारे बच्चों को जानने लग जाऊं। ओके सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक और प्यारा सा केस है, पता है जैसे ये सैलमन भैया का इंटरेस्टिंग केस था ना, वैसे एक और बहुत प्यारा सा केस है। ठीक है,
और उस केस का नाम है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब आप बोलेंगे ये ली कैसा नाम है? ये ली इंडिया का नाम नहीं है, ये कहाँ का? न्यूजीलैंड का केस है, ये वाला न्यूजीलैंड का केस है, वहां का नाम है। इंडिया में कोई ऐसा थोड़ी नाम रखता है लीग नाम से, तो ये इंडिया का केस नहीं है, ये न्यूजीलैंड का केस है, ठीक है। तो अच्छा, एके प्लेयर्स इज अंकुश, ओके समझ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ, और हमारे केस का नाम है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। ये 1961 का केस है। ये ईयर याद रखना है क्या? नहीं, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये केस का रेफरेंस याद रखो, ये इतना काफी होगा, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इस केस में क्या हो रहा है मैं बता रही हूँ। एक भैया थे और उन भैया का नाम था ली। मिस्टर ली क्या करते थे? प्लेन उड़ाते थे। ये दिख रहा है प्लेन, ये इधर पायलट बन रखे हैं, देखो ऐसा लगा रखे हैं मस्त माइक वाइक। ये है मिस्टर ली। मिस्टर ली क्या थे? पायलट थे। बचपन में अपन बोलते थे ना, जब अपने पेरेंट्स पूछते थे, कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो शौक शौक में बोलते थे पायलट बनेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टर ली थे, मिस्टर ली पायलट थे, प्लेन उड़ाते थे। हुआ क्या था, इनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के एक शेयर छोड़ के बाकी सारे शेयर खरीद लिए। तो क्योंकि वो कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वो कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए, ठीक है मैडम। और वो ना कंपनी के एमडी भी थे, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, ठीक है। और ना वो कंपनी के एम्प्लॉय भी थे। एम्प्लॉय कैसे? कंपनी क्या काम करती थी? प्लेन उड़ाने का, ठीक है। तो ये कंपनी के चीफ पायलट बन गए थे, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय भी बन गए थे, कंपनी के लिए पायलट उड़ाते थे। तो एम्प्लॉय बनने के लिए उनका कंपनी के साथ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और वो एज एन एम्प्लॉय सैलरी भी विड्रॉ कर रहे थे कंपनी से एज एन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में। तो अब मिस्टर ली का कंपनी के साथ, जो उनकी कंपनी थी, क्या कंपनी थी? लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। उस कंपनी के साथ मिस्टर ली का क्या क्या रिलेशन हुआ? वो शेयर होल्डर भी थे, एमडी भी थे और एम्प्लॉय भी थे। ओवरऑल करता धरता कंपनी के वही थे, सब कुछ पूरा कंपनी मैनेज कौन करता था? मिस्टर ली। कंपनी के ओनर कौन थे? मिस्टर ली, ठीक है। अब हुआ क्या, एक जोरदार हादसा हो गया, और उस हादसे में क्या हो गया, एक दिन प्लेन क्रैश हो गई, और प्लेन क्रैश होने की वजह से मिस्टर ली चल बसे। मिस्टर ली तो चले गए, बचा कौन? मिस्टर ली की वाइफ, जो कि है मिसेज ली। अब मिसेज ली बेचारी रोते रोते गई किसके पास? कंपनी के पास, और कंपनी को बोला, कंपनी कंपनी मेरे मेरे पति जो थे वो कंपनी के एम्प्लॉय थे, तो जब किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको क्या मिलता है? कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो मेरे पति के डेथ का कॉम्पेंसेशन दो मुझे, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय थे। तो वो कंपनी के पास चली गई और कॉम्पेंसेशन मांगने लगी अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1922। ये न्यूजीलैंड का एक्ट है, क्योंकि ये केस न्यूजीलैंड का है, ठीक है। तो वो कंपनी से कॉम्पेंसेशन मांग ली। तो कंपनी ने बोला, दीदी एक मिनट इधर आइए, सुनिए मेरी बात। हमने अपने सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लेकर के रखा है, तो आपको कॉम्पेंसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो मिसेज ली फिर किधर चल बसी? मिसेज ली फिर आ गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उन्होंने बोला, इंश्योरेंस कंपनी सुनो तो, मेरे पति के डेथ का कॉम्पेंसेशन चाहिए मुझे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला पता है? इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, है कैसा पैसा? मैं नहीं दूंगा कोई पैसा, मैं क्यों दूं कॉम्पेंसेशन? आपके पति तो कंपनी के ओनर थे, आपके पति कंपनी के एम्प्लॉय थोड़ी थे, हम नहीं देंगे कॉम्पेंसेशन। तो मिसेज ली चली गई कोर्ट में, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि आपके पति कंपनी से अलग थोड़ी हैं, ये तो आपके पति की ही कंपनी है, तो आपके पति और कंपनी तो एक ही पर्सन हुए, इसीलिए आपके पति मिस्टर ली कौन हुए? कंपनी के मास्टर हुए, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे, इसलिए हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला इंश्योरेंस कंपनी ने। और फिर क्या हुआ पता है? फिर कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और कोर्ट ने क्या बोला पता है? कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला, इंश्योरेंस कंपनी सुन इधर, तूने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है क्या? उसमें क्या बोलता है कि भले एक बंदा कंपनी का करता धरता क्यों ना हो, भले उसके पास कंपनी के पूरे शेयर क्यों ना हो, भले उसके पास कंपनी का पूरा मैनेजमेंट क्यों ना हो, स्टिल कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज अ सेपरेट पर्सन। और यहां कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश करके बोला कि कंपनी और ली दोनों अलग अलग पर्सन हैं, कंपनी अलग है, मिस्टर ली अलग है,
ठीक है, और इसीलिए वो वर्कर माने जाएंगे कंपनी के। क्यों? क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ और वो कंपनी से सैलरी विथड्रॉ कर रहे थे, तो इसीलिए ये माना जाएगा कि वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो यहां कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मिस्टर ली अलग है, उनको सेम नहीं बोला जा सकता, और हाँ, क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपको उनका कॉम्पेंसेशन उनकी वाइफ को देना पड़ेगा। सो हियर इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ये केस एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। ये केस एग्जाम में पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन ये फाउंडेशन केस है जो आप लोगों को आना चाहिए। बीइंग अ सीएस, ये केस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस केस का रेफरेंस देना पड़ेगा कि अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ था सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड में। मतलब आपको केस का नाम रेफर करना पड़ेगा। ये केस मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सीएस के करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पूरा केस लो आपको एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। एक और छोटा सा केस है, कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। ओके, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, कुछ 7-8 लोग आपस में बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने क्या करी, उन्होंने एक कंपनी बनाई और अपनी प्रॉपर्टीज कंपनी को बेच दी। अब आपको पता है कि जब प्रॉपर्टी कंपनी को बेचते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आप लोग जीआईजीएल में स्टैम्प ड्यूटी पढ़ेंगे प्रॉपर, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो कुछ 7-8 लोग थे, उन्होंने प्रॉपर्टी कंपनी बना के उसको ट्रांसफर कर दी। तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी पे करो, तो ये लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमने किसी दूसरे पर्सन को थोड़ी ट्रांसफर किया है, कंपनी तो हमारी ही है और हम और कंपनी सेम पर्सन है, तो ये माना ही नहीं जाएगा कि किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला इधर आ इधर आ, एक घुमा के कान के नीचे मारा और बोला कि आपको नहीं पता है क्या कि कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है, और अगर आपने कुछ भी चीज कंपनी को बेचा है तो ये माना जाएगा कि आप दूसरे इंसान को वो चीज बेच रहे हो और आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। आपको पता है ये जो केस है ना, रेफरेंस कंडोली टी कंपनी लिमिटेड वाला केस, इस केस में इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ था। ये इंडिया का ही केस है और कंडोली टी कंपनी लिमिटेड केस में ही इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ था। ये 3 हमारे केस हैं सेपरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड। आई होप इससे आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी। आर वी क्लियर विद दिस? राइट। तो अगर तो अगर आप एक बार बुक में आएंगे तो यहां पर वही बात लिखी हुई है कि कंपनी क्या होती है, अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन को हाईलाइट कर लो, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, और उसकी खुद की क्या होती है, पर्सनैलिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर। कंपनी की पर्सनैलिटी होती है जो कि मेंबर से अलग होती है। समझ में आया? उसके बाद सिंस दिस सेपरेट लीगल एंटिटी इज कन्फर्ड बाय लॉ, इट इज सेड दैट कंपनी हैज गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की क्या होती है, कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका एक और नाम है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इतनी बात समझ में आई? ओके मैम, आ गई। अब इसके बाद जो सैलमन वाला केस है ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, तो इसको दोबारा से पूरा इसको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ओके, एग्जाम्पल ये है, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैंने बोला कि
गवर्नमेंट है, ये कौन है, ये है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मान के चलो एक रोड कंस्ट्रक्ट करवाना था और गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि जो जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो टेंडर के लिए अप्लाई करो, फिर हमें जिसका टेंडर पसंद आएगा हम उससे रोड बनवाएंगे। तो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला और गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि सिर्फ ऐसे लोग को हम काम देंगे जिनका कम से कम 5 इयर्स का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब ऐसे नए नवेले कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आए हम उनको काम नहीं देंगे, हम ऐसे लोगों को काम देंगे जिनका कंस्ट्रक्शन में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल से वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या, एक बंदा था उसका नाम था रमेश। रमेश 5 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, लेकिन रमेश ने फिर क्या कर दी, इसी साल एक कंपनी बना दी। ठीक है, एक कंपनी बना दी और वो कंपनी अभी नई नई कंपनी है ना, न्यू कंपनी है। अब कंपनी ने टेंडर के लिए अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया टेंडर, ये बोल के कि आपकी तो नई कंपनी है, आप तो अभी अभी कंपनी बनाए हो, आपके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो क्वेश्चन ही उठता है कि क्या जो ओनर का एक्सपीरियंस है, ओनर मतलब जो शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस है, क्या हम उसको कंपनी का एक्सपीरियंस मान सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज अ सेपरेट पर्सन। ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी को कंस्ट्रक्शन में 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि वो ओनर का अलग एक्सपीरियंस था और ओनर अलग इंसान होता है, कंपनी अलग इंसान होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज, अगर आपको क्वेश्चन आता है वेदर एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी और नॉट, द जनरल आंसर इज नो। नो। Why? Because company has a separate legal entity. कंपनी की separate personality होती है which is separate from its owner. इसीलिए ओनर का एक्सपीरियंस, शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी, वैसे तो जॉइंट वेंचर कंपनी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जॉइंट वेंचर कंपनी मतलब क्या होता है, मतलब जब दो कंपनी मिलकर एक नई नई कंपनी बनाती है। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स, स्टारबक्स यूएस की कंपनी है और इंडिया की टाटा और स्टारबक्स ने मिलके एक कंपनी बनाई, उसको हम बोलते हैं जॉइंट कंपनी विच इज नोन एज स्टारबक्स टाटा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो अलग अलग बिजनेस मिलके साथ में करते हैं, साथ में कंपनी बनाते हैं, जो अलग अलग कंपनीज मिलके साथ में कंपनी बनाते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। तो यहाँ स्टारबक्स और टाटा ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया। तो अब ये स्टारबक्स भले न्यू कंपनी है, लेकिन इस केस में जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो कंपनीज मिलके स्टारबक्स बनाई है, जो कंपनीज मिलके जॉइंट वेंचर बनाई है, उन कंपनीज का जो सेपरेट एक्सपीरियंस है, दैट विल बी रिगार्डेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी के केस में बस एक्सेप्शन है कि इस केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो पुरानी कंपनीज होती हैं, वो लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है। अब इसका एक केस है, कौन सा? इस केस का नाम है न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूं। इस केस में क्या हुआ था, शॉर्ट एंड सिंपल वे में, एक कंपनी थी जिसका नाम था न्यू हॉराइजन लिमिटेड और ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। जॉइंट वेंचर कंपनी थी जिसमें सिंगापुर की कुछ कंपनीज और इंडिया की कुछ कंपनीज मिल करके कंपनी बनाए थे, जॉइंट वेंचर कंपनी बनाए थे, जिसमें सिंगापुर की कंपनी के पास 60% शेयर होल्डिंग थी और इंडिया की 2-3 कंपनी के पास 40% होल्डिंग थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग का कुछ टेंडर निकाला था और उसमें बोला था कि जो भी इस टेंडर के लिए अप्लाई करेगा उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ये जो नई वाली कंपनी थी जॉइंट वेंचर कंपनी, इसका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये जो सिंगापुर वाली और ये जो पुरानी कंपनी थी जो इसकी शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने मिलकर के जॉइंट वेंचर बनाया, उनके पास मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो अब एक बात बताओ, ये जो कंपनीज है इनका एक्सपीरियंस क्या हम जॉइंट वेंचर का एक्सपीरियंस मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। और इस केस में ये माना जाएगा कि ये जो न्यू हॉराइजन लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट का टेंडर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, इसीलिए शेयर होल्डर्स के एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं माना जा सकता। बट
सिर्फ जॉइंट वेंचर के केस में शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाता है। सिर्फ जॉइंट वेंचर के केस में, सिर्फ जॉइंट वेंचर के केस में शेयर होल्डर्स यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जॉइंट वेंचर के, उनका एक्सपीरियंस जॉइंट वेंचर का एक्सपीरियंस माना जाता है। ये जनरल रूल था। इसको अगर आप एक बार बुक से पढ़ेंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक केस है और उस केस का नाम हाईलाइट कर लो। उस केस का नाम है न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में क्या हुआ था, दिस इज अ लेजेंडरी केस विथ रिगार्ड टू वेदर, मेजर क्वेश्चन, वेदर experience of shareholder can be regarded as experience of company or not। तो generally experience of shareholder cannot be regarded as experience of company। कंपनी लिख लेना, यहां एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी छूट गया है, एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। However, in case of joint venture companies, but joint venture की बात करें तो experience of the company can only mean the experience of constituents of joint venture। इसका मतलब ये है कि joint venture के केस में जो constituents of joint venture होते हैं, what do you mean by constituents of joint venture? What do you mean by constituent of joint venture? मतलब वो कंपनीज जिन्होंने मिल करके joint venture बनाए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर का जो एक्सपीरियंस है उसको हम जॉइंट वेंचर का एक्सपीरियंस मानेंगे। सो दिस इज द जनरल रूल। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब इसको आगे का काट दो। इतना हो गया। अब हमारा सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। आई होप आप लोग समझ गए हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये बोलता है कि कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। अब सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी? अब एकदम आसान भाषा में बताऊं, एकदम आसान में बताऊं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो मेरे पापा सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं, कंपनी अपनी नहीं बनाए हैं। अब वो बिजनेस के नाम पे कर्जा लेते हैं, अगर उधार लेते हैं और वो उधारी नहीं चुका पाते हैं, तो अब उस उधारी को चुकाने के लिए हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ सकती है। मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब मान के चलो इसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर सलमान खान, ठीक है। आप लोगों को सलमान खान के, अगर आपने मेरे से CSET का कॉन्टैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो मैंने सलमान, सल्लू भाई, शाहरुख भाई के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो ऐसे ही हम सलमान भाई, मोदी और मुकेश अंबानी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान के चलो ये है मिस्टर सलमान। मिस्टर सलमान ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने बिजनेस के लिए 10 करोड़ का लोन ले लिया। तो अब एक बात बताओ, अगर वो बिजनेस लोन नहीं चुका पाती है तो क्या मिस्टर सलमान खान को अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा? बिल्कुल बेचना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज यहां सोल प्रॉपर्टीशिप अपने आप में कोई लीगल पर्सन नहीं है। तो अब उस केस में अगर कुछ लाइबिलिटी आती है तो उसको हमें अपना घर बार गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेच करके भी चुकाना पड़ सकता है। मतलब आवर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। और ये पार्टनरशिप के केस में भी होता है। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है, और इसीलिए पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी के लिए आपको अपना घर बार गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेचना पड़ सकता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म के केस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फर्म की लाइबिलिटी के लिए आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ऐसा कंपनी के केस में नहीं होता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपनी। अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी, तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है मैडम? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी है, मान के चलो ये कंपनी है और इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आपको पता है इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक है हमारे मुक्कू भैया। मुक्कू भैया कौन है? मुकेश भैया, मुकेश अंबानी, ठीक है। अब मान के चलो ये कंपनी है, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
और इस कंपनी के ओनर है मुकेश अंबानी। अब मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन ले लिया, 100 करोड़ का लोन ले लिया एसबीआई बैंक से। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने लोन ले लिया। अब एक बात बताओ, कंपनी तो अपने आप में एक अलग पर्सन होता है ना, कंपनी अलग होता है, ओनर अलग होता है। क्या मैं मुकेश अंबानी को पर्सनली बोल सकती हूं कि कंपनी का लोन तू चुकाएगा? नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि अपन ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि कंपनी अलग होती है, ओनर अलग होता है। कंपनी की लायबिलिटी अलग होती है, ओनर्स की लायबिलिटी अलग होती है। अब अगर रिलायंस 100 करोड़ का पेमेंट नहीं करती है तो एसबीआई रिलायंस के अगेंस्ट ही केस कर सकता है, रिलायंस से ही पैसे मांग सकता है, क्योंकि रिलायंस ने लोन लिया था। मुकेश अंबानी के अगेंस्ट वो केस नहीं कर सकता। मुकेश अंबानी को नहीं बोल सकता कि तू पैसे चुका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी कि लाइबिलिटीज के लिए मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। तो उनकी लाइबिलिटी कहां तक सीमित होती है मैडम? उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उनके फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक सीमित होती है। उनकी लाइबिलिटी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिट होती है। इसका क्या मतलब है मैडम? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान के चलो ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है आईटीसी। ये कंपनी है और इस कंपनी का नाम है आईटीसी। अब आपने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, मान के चलो 10 शेयर खरीद लिए, हर शेयर 100 रुपए के थे। एक शेयर 100 रुपए का था, आपने 10 शेयर खरीद लिए, मतलब आपने शेयर कितने के खरीदे? टोटल 1000 रुपीज के। इतनी बात समझ में आई? आपने 10,000 के क्या कर लिए? शेयर खरीद लिए। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि कंपनी आपको क्या देगी? शेयर्स देगी, और बदले में आप कंपनी को क्या देंगे? पैसा देंगे। पैसा कितना? 10,000 रुपए। ये चीज हो रही है कि आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं, बदले में कंपनी आपको शेयर दे रही है। अब मान के चलो कि आपने अभी तक सिर्फ 10,000 में से 10,000 देना था आपको, आपने अभी तक सिर्फ 5,000 ही कंपनी को दिया है। शेयर आपने पूरा ले लिया कंपनी से, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ 5,000 दिया है कंपनी को, 5,000 देने का बचा है। तो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी है? आपकी लाइबिलिटी फर्दर सिर्फ 5,000 देने की ही है। तो आपका फिर शेयर का पैसा पूरा चला जाएगा। अब आप और फर्दर कंपनी को पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। तो एक कंपनी के केस में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा उनके नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक लिमिट होती है। समझ में आया? उनके सिर्फ शेयर तक लिमिट होती है। ठीक है, पलक इज सेइंग मैम योर टीचिंग वे ऑफ टीचिंग इज ग्रेट। थैंक यू सो मच पलक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अवंतिका बोल रही है मैम आपका नेट स्लो है क्या? नहीं, आई गेस इट्स फाइन। बाकी सबको भी स्लो लग रहा है क्या? प्रेरणा सिंह मैम आपका नोट्स और आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू सो मच। आई गेस नेट इज फाइन, नेट इज फाइन कि हैंग कर रहा है? अच्छा, प्रेरणा सिंह नो मैम, ठीक है, ओके इट्स फाइन, ठीक है, वी कैन कंटिन्यू, वी कैन कंटिन्यू। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि हमारी लाइबिलिटी कहां तक लिमिट है। हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है हमारे अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक। अच्छा, एक और इजी सा एग्जांपल लेती हूँ। मान के चलो कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है। मान के चलो कंपनी का एक शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू का है। फेस वैल्यू का एक और नाम है नॉमिनल वैल्यू, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। अब मान के चलो आपने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, बदले में आपको कंपनी को 10 रुपए देना है, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 10 रुपए तक की ही है। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 10 रुपए देने तक की ही है। आपने 5 रुपए दे दिया, तो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी बची? मैडम 5 रुपए और देना है, फिर पूरा नक्की हो जाएगा। 10 रुपए दे दिए, अब मेरी लाइबिलिटी कुछ नहीं है, मेरी लाइबिलिटी 0 है। मतलब अगर मैंने अपने शेयर का पूरा फेस वैल्यू दे दिया, मेरी लाइबिलिटी 0 हो गई। अब मेरी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है कंपनी के तरफ। इतनी बात समझ में आई? तो इससे मैं क्या एक चीज बोल सकती हूं कि हमारी लाइबिलिटी
जीरो होगी अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे, अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे, अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे मतलब मैंने शेयर का पूरा पैसा ऑलरेडी कंपनी को दे दिया है, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब मेरे शेयर होल्डर के ऊपर जीरो लाइबिलिटी आ गई, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि एक कंपनी के केस में कंपनी के उधार के लिए मेंबर्स कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकते। कंपनी के उधार के लिए मेंबर्स को अपना कभी भी घर बार बेचना नहीं पड़ सकता है। मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर। और अगर उन्होंने शेयर का पूरा पैसा दे दिया है, फुल्ली पेड अप है शेयर, तो उस केस में उनकी लायबिलिटी जीरो की बनती है, उनकी लायबिलिटी पूरी नक्की हो गई, खत्म हो गई। दिस इज अ जनरल कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। एक बार बुक से पढ़ते हैं, अब मैंने आप लोग को समझा दिया है, अब बुक से रीडिंग लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो, बुक से रीडिंग लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिखना कैसे है आपको वो बुक से रीडिंग लेके ही समझ में आएगा। बट मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है कि बुक से डायरेक्ट मैं रीडिंग नहीं लेती हूँ, लेवाती हूँ। पहले मैं उस चीज को अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, और जब उस चीज को आप समझ जाते हैं, ग्रैस्प कर लेते हैं, उसके बाद बुक रीडिंग करना बहुत आसान होता है। अगर मैं डायरेक्टली आपको इसको रीड कराने बैठ जाऊंगी ना तो आप सो जाएंगे और आपको कुछ दिमाग में भी नहीं घुसेगा। तो अब आप समझ लिए हैं, अब आप समझ लिए हैं, अब आप बुक की रीडिंग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बुक की रीडिंग लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर है वो है सब्जेक्टिव। अब एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर, और आप आंसर लिखेंगे कैसे वो आपको आइडिया कैसे आएगा? बुक रीड लेके। तो प्रॉपर हम पहले क्या करेंगे, पहले हर चीज को शॉर्ट नोट से, हैंड रिटन नोट से समझेंगे डिटेल में, और समझने के बाद हम फिर बुक से पढ़ेंगे कि आंसर लिखना कैसे है, टॉपिक के बारे में लिखा किस तरह से हुआ है। तो चलो, हमने लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ लिया, अब लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। प्रिविलेज मतलब एडवांटेज, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट, प्रिविलेज मतलब बेनिफिट और एडवांटेज। जैसे अगर आपको मतलब नहीं पता है तो ऐसे अंडरलाइन करके आप ऊपर मीनिंग लिख सकते हैं अपने बुक में, आगे आपके रेफरेंस के लिए हेल्प होगा। तो जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस डेट। बिजनेस डेट मतलब कंपनी का डेट्स, बिजनेस डेट मतलब कंपनी के डेट्स, कंपनी के लोन, डेट्स मतलब उधार, डेट मतलब उधार। ठीक है, तो the privilege of limited liability of business debt is one of the primary advantage of doing business under the corporate form of business। कि अगर आप कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भैया लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, घर बार नहीं बेचना पड़ेगा। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट एंड बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटीज। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, ओनर की नहीं है, और जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी की ही लाइबिलिटी है, ओनर की नहीं है। The liability of member as a shareholder extend to the contribution to the capital of the company। मतलब वो लोग शेयर कितने का खरीदे हैं, सिर्फ शेयर का जो फेस वैल्यू है वहीं तक उनकी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। अप टू द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय देम। सिर्फ उनका शेयर का पैसा जितना देना बचा है उतने ही पैसे के लिए वो लोग लायबल हैं। मैंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर खरीदा और 10 रुपए में से मैंने 6 रुपए दे दिया, 4 रुपए अभी तक नहीं दिया है, देने का बचा है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? मेरी लायबिलिटी है 4 रुपए की, बस जितना मैंने नहीं दिया है उतना। तो मेरा लाइबिलिटी कहां तक है? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर विच इज नॉट पेड बाय देम, जो मैंने अभी तक दिया नहीं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ गया है लिमिटेड लाइबिलिटी का। अब उसी चीज को थोड़ा घुमा फिरा के फिर से लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेंबर्स इवन एज अ होल आर नीदर द ओनर्स ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग। यहाँ पर अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉपर्टी, कंपनीज अंडरटेकिंग मतलब कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनीज अंडरटेकिंग मतलब कंपनीज प्रॉपर्टी, नॉर लाइबल फॉर इट्स डेट। तो यहां सीधा सीधा बोल दिया भैया, मान के चलो, मान के चलो ये कंपनी है, कंपनी का नाम है आईटीसी, कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज हैं।
तो भैया क्योंकि कंपनी एक पूरा ही अलग इंसान है, ओनर अलग इंसान होता है, इसलिए ये लाइबिलिटीज भी इसी कंपनी की हैं, ओनर की नहीं है, और ये जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कंपनी की हैं, ओनर्स की नहीं है। एकदम सिंपल कंसेप्ट, कंक्लूजन, क्रक्स ऑफ होल दिस। ठीक है, अब आगे, इन अदर वर्ड्स मतलब उसी को दूसरे वर्ड्स में बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स। अच्छा देखो, जैसे ये जो कंसेप्ट है ना, इन अदर वर्ड्स करके, तो अगर आपको मान के चलो एग्जाम में कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है और आपको ज्यादा कंटेंट नहीं पता, मतलब उसमें ज्यादा लाइंस है ही नहीं, उसमें ज्यादा कंटेंट है ही नहीं, तो आप भी एग्जाम में इस तरह से इन अदर वर्ड्स वगैरह करके लिख सकते हैं, ताकि आपका आंसर प्रॉपर जितना कंटेंट चाहिए उतना बढ़ जाए। ठीक है, उसी चीज को इन अदर वर्ड्स करके लिखा हुआ है क्या, अ शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द बैलेंस, बैलेंस मतलब बचा हुआ, इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब उनके शेयर का जितना पैसा देना बचा है सिर्फ उतना ही पे करने के लिए वो लोग लाइबल हैं, उससे ज्यादा पे करने के लिए वो लोग लाइबल नहीं है। when called upon to pay and nothing more, even if its liabilities exceeds, even if the liability of the company exceeds its asset, this is known as liability is limited। और इसी को बोला जाता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है, कंपनी में जो उनके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। और ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एडवांटेज है कि अगर आप कंपनी बनाएंगे तो उस केस में कंपनी की लाइबिलिटी के लिए आप पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, ओनर की लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, ये एग्जांपल वही दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो अभी मैंने शेयर वाला एग्जांपल दिया ना, वही वाला एग्जांपल लिखा है कि मान के चलो अगर मिस्टर ए है, वो कंपनी के शेयर होल्ड करके रखते हैं 1000 रुपए के, और उन्होंने 500 रुपए ऑलरेडी दे दिया है, तो अब उनकी और कितने की लाइबिलिटी बनती है, अब उनको 500 रुपए और देना पड़ेगा, तो अब उनकी लाइबिलिटी 500 रुपए की बनती है। अब मान के चलो उन्होंने पूरा 1000 रुपए दे दिया, मतलब शेयर्स क्या हो गए, फुल्ली पेड अप हो गए, तो अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए तो अब उनकी कुछ भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो वही लिखा है कि इफ ही होल्ड्स फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर मतलब पूरा पैसा दे दिए, तो अब उनकी कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, भले ही कंपनी इंसॉल्वेंट क्यों ना हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, इंसॉल्वेंट मतलब कंपनी अपनी उधारी नहीं चुका पा रही है, तो भी मेंबर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अंकुश पूछे मैम ये आपके नोट्स हैं या आईसीएसआई के नोट्स हैं? देखो अंकुश, जो आईसीएसआई की आपकी मॉड्यूल है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ना रेपिटेटिव होती हैं। ये चीज आपने सीआईसीटी में नोटिस किया होगा, रेपिटेटिव चीजें होती है। रेपिटेटिव मतलब एक ही चीज को ना बार बार 3-4 बार दिया रहता है, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट भी होता है और अपन को फालतू लगता है, इतना सारा कंटेंट है। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हैं, बट इसको मैंने आईसीएसआई के मॉड्यूल से ही इंस्पिरेशन लेके बनाए हैं। मतलब ये जो नोट्स हैं इसमें आईसीएसआई के मॉड्यूल का पूरा कवरेज है, मॉड्यूल आपकी पूरी कवर्ड है इन नोट्स में। ये नोट्स मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो कि आपको पढ़ने के लिए आसान रहेंगे, रिवाइज करने के लिए आसान रहेंगे, और कंसाइज वे में। कंसाइज मतलब जो रेपिटेटिव चीजें थी ना वो मैंने हटा दी। जैसे अगर एक चीज मॉड्यूल में 3 बार लिखी हुई है तो वो मैंने हटा करके एक ही बार डाली है, और एक सीक्वेंसिंग प्रॉपर बनाया है जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नोट्स मेरे हैं, बट ये मैंने मॉड्यूल से ही बनाए हैं, मतलब मॉड्यूल का पूरा इसमें कवरेज रहेगा, तो बिल्कुल चिंता की बात मत करो, मॉड्यूल पूरा कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? अच्छा, जिन लोगों को हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, आई विल गेट दोज नंबर प्रिंटेड। जितने लोगों को चाहिए उतने ही नंबर ऑफ बुक्स मैं प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो जिन लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए प्लीज मुझे एडवांस में इन्फॉर्म कर देना। कुछ कुछ बच्चों ने इन्फॉर्म कर दिया है। जिन लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स के, बुक की, ये जो बुक है हमारी इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, ये मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि प्रिंटिंग में डिस्पैच में से 1 हफ्ता लग जाएगा, तो 1 हफ्ते के अंदर फिर आई विल गेट इट प्रिंटेड एंड आई विल गेट इट डिस्पैच्ड एट योर एड्रेस। ओके, ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट, और एक होता है अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर
लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट है, इसको एक बार पेंडिंग कर दो, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाऊंगी तब कवर करेंगे। एंड ये जो एक्सेप्शन है, इसको भी हम जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट करेंगे तब ये हमारा कवर हो जाएगा, तो इसको भी एक बार पेंडिंग कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी की तरफ। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें से हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है विच इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे जिसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाएं, कंपनी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। जैसे वो एक ऐड था ना विम बार का, चलता ही जाए वाला, वैसा कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर एंड फॉरएवर। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनीज गोज ऑन फॉरएवर एंड फॉरएवर। कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्या है मैडम, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूं। एग्जाम्पल ये है कि मान के चलो ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है, इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और उसके 3 मेंबर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। एक कंपनी है, उसके 3 मेंबर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। और क्या हुआ, एक हादसे में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड तीनों चल बसे। चल बसे मतलब ऊपर चल बसे। तो अब आप बोलो कि कंपनी के तो एक भी मेंबर्स नहीं बचे, मेंबर्स तो सारे मर गए, तो क्या कंपनी भी अपने आप मर जाएगी क्या? अगर मेंबर्स सारे मर गए तो कंपनी अपने आप मर जाएगी क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी तो अपन ने पढ़ा कि कंपनी की एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, कंपनी की अपनी आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जन्म लेते ही कंपनी एक अलग पर्सन बन जाता है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो मेंबर चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, कंपनी तो जिंदा रहेगी भैया, कंपनी तो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इसका मतलब कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से कंपनी का एग्जिस्टेंस फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही सारे मेंबर्स मर क्यों ना जाएं, उसके बाद भी कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। अब एक बार इसको हम बुक से रीड ले लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, अ कंपनी नेवर डाइज, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। नेवर डाइज मतलब इट, ऐसे कभी भी कंपनी नहीं मरती है। तो आप मेरे से एक बात पूछेंगे, तो मैम हमने एक कंपनी बना ली, तो क्या हम कभी भी उस कंपनी को बंद नहीं कर सकते? हम कभी भी, हमें उस कंपनी को बंद करना है तो हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूं कि कंपनी को बनाया किसने? कानून ने, लॉ ने। कंपनी एक एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, तो कंपनी को जन्म किसने दिया? कंपनीज एक्ट ने। कंपनी को जन्म किसने दिया? कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट इज द मदर एंड फादर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी को मार कौन सकता है? कंपनी को मार भी लॉ सकता है, एंड दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। कहने का मतलब यह है कि जब आपको कंपनी बनाना रहता है तो आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर कराते हैं। तो अब अगर आपको कंपनी को बंद भी करना, आपको कंपनी को मारना है, तो आपको अगेन कानून के पास जाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है कि कंपनी को कैसे बंद करते हैं। सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप किसी कंपनी को बंद कर सकते हैं, and that process is known as liquidation. Liquidation is the official process of closing a company, of ending a company according to Companies Act. इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ऐसे अपने आप नहीं मर जाती पार्टनरशिप फर्म के जैसे। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, याद करो, 11th 12th में पढ़े होगे। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, जैसे मान के चलो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है इडियट्स एंड कंपनी, इडियट्स एंड कंपनी, और इसके 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? रेंचो, रेंचोर दास, श्यामर दास चाचड़, रेंचो, राजू और फरहान। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है,
इडियट्स एंड कंपनी, और उसके 3 पार्टनर्स हैं, रेंचो, राजू और फरहान। अब मान के चलो तीनों टपक गए, रेंचो भी मर गया, राजू भी मर गया, फरहान भी मर गया, तो आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म अपने आप खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म मर गई, जैसे ही सारे पार्टनर्स मर गए तो पार्टनरशिप फर्म भी मर गई। बट दिस इज नॉट द केस विथ कंपनी। कंपनी के केस में कंपनी नेवर डाइज अ नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ कभी भी कंपनी की नहीं हो सकती। कंपनी को हम सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मार सकते हैं। मतलब कंपनी को जन्म कौन देता है? कंपनीज एक्ट। तो कंपनी को मार कौन सकता है? कंपनीज एक्ट। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी कैन कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेंबर्स आए जाएं, जो मेंबर्स हैं वो बदलते रहे, लेकिन कंपनी वो चलती ही जाएगी, बट इट डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी। कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहां एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, और वो लाइन है मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर। बात समझ में आई? द कंपनी विल रिमेन द सेम एंटिटी डिस्पाइट टोटल चेंज इन द मेंबरशिप। भले ही मेंबर्स पूरे चेंज हो जाएं, फिर भी कंपनी चलती जाएगी, और इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब it denotes the ability of the company to maintain its existence by the constant succession of new individual who step into the shoes of those who create the members। मतलब मान के चलो कि अगर पहले मेंबर्स थे मिस्टर एक्स वाई और जेड, अब तीनों ही नहीं रहे, इनके शूज में कोई और स्टेप ऑन कर लिया, मतलब इनके जगह कोई 3 नए मेंबर्स आ गए ए बी सी, तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल रहेगा, कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट फीचर, एम आई ऑडिबल? आई गेस अटक गया था, बट आई गेस इट्स फाइन नाउ। ओके, तो हमने सेपरेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम इसको बुक से रीड करेंगे कि सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। तो देखो यहां पर, देखो यहां क्या लिखा है, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एक लीगल पर्सन है और वो अपने मेंबर से क्या होती है? अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। इसीलिए इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन। मतलब वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, और अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है। कंपनी इज अ रियल पर्सन, कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है, इन विच ऑल इट्स प्रॉपर्टी इज वेस्टेड एंड बाय विच इट इज कंट्रोल्ड, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ। No member can claim himself to be the owner of the company's property either during its existence or during winding up। आप अब भले ही कंपनी के ओनर हो, लेकिन फिर भी आप कंपनी की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही है। सो यू कैन नॉट क्लेम योरसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, राइट। आगे, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर not in the eyes of law part owners of the undertaking। the undertaking is something different from shareholders। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा है मिस्टर एक्स ने लोन लिया, और जब वो बैंक में लोन लेने गए ना, तो उनको बैंक ने बोला कि भैया हम ऐसे ही लोन नहीं देंगे, बदले में आप कुछ गिरवी रखो तभी हम लोन देंगे। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक उनकी कंपनी थी XYZ लिमिटेड, उस कंपनी की प्रॉपर्टी उन्होंने क्या कर दी, गिरवी रख दी। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी परमिशन नहीं देगी तब तक वो कंपनी की प्रॉपर्टी को ऐसे अपने मनमर्जी से गिरवी नहीं रख सकते अपने पर्सनल लोन के लिए। इसका मतलब ये है कि ओनर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। इवन ही डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी। वो कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल नाम से यूज नहीं कर सकता, अपने पर्सनल नाम से इवन इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता उस कंपनी की प्रॉपर्टी का। अगर हम कंपनी के प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस लेते हैं, पता है, तो हमें कंपनी के नाम से ही इंश्योरेंस लेना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज कंपनी एक अलग इंसान है और ओनर एक अलग इंसान है, और जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पे ही इंश्योर्ड रहती हैं।
तो आप ओनर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी में, पार्ट इंटरेस्ट भी नहीं होता है और इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। एकदम इजी सा कंसेप्ट था ये, जनरल कंसेप्ट क्या कि सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ओनर्स आर नॉट, ओनर्स ऑफ कंपनी डज नॉट हैव एनी राइट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी, ओनर्स का कोई अधिकार नहीं रहेगा कंपनी की प्रॉपर्टीज में। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर? अब देखो, इसको अपन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ये जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स खरीदते बेचते कैसे हैं, शेयर्स क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज शेयर्स ट्रेडिंग? कभी किसी ने शेयर्स में ट्रेडिंग की है क्या? किसी का डीमैट अकाउंट है क्या? कोई शेयर खरीदा है क्या किसी कंपनी का? एनीबडी? यस, अंकुश ने लिया है। ओके, ग्रेट। चलो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मान के चलो मैंने आईटीसी का एक शेयर खरीदा, ठीक है, मैंने आईटीसी का एक शेयर परचेज किया, तो अब क्या मेरे को वो जिंदगी भर अपने पास रखना पड़ेगा क्या, कि मैं उसको बेच सकती हूँ? मैं आईटीसी का शेयर परचेज की तो मैं आईटीसी की क्या बन गई? शेयर होल्डर बन गई। आईटीसी की क्या बन गई? शेयर होल्डर बन गई। अब मुझे आईटीसी का शेयर जिंदगी भर रखना पड़ेगा क्या, कि मैं बेच सकती हूँ उसको? नहीं, बेच सकती हूँ बिल्कुल। मतलब अब मान के चलो मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैंने ये शेयर क्या किया? किसी और को बेच दिया, मैंने ये शेयर स्वाति को बेच दिया। तो यहां क्या हो रहा है? क्या मैं शेयर्स कंपनी के ट्रांसफर कर सकती हूँ? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। तो यही क्वेश्चन है, जो शेयर्स होते हैं क्या हम उसको खरीदी बेची कर सकते हैं क्या? एक ऐसा है क्या कि एक बार खरीद लिए तो जिंदगी भर रखना पड़ेगा, बेच नहीं सकते? ऐसा नहीं है, बेच सकते हैं। विच मीन्स शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। मैंने खरीदा, अब मुझे बेचना है, तो मैं बिल्कुल किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ। ये कंसेप्ट होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का, जो ये बोलता है कि क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? द आंसर इज यस। और इसीलिए शेयर्स जो है होते हैं वो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो बेसिकली विच कैन मूव। तो शेयर्स जो होते हैं, क्योंकि वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसीलिए शेयर्स इज अ काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसीलिए हम उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि बस इस केस में आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। प्राइवेट कंपनीज के केस में बेसिकली रेस्ट्रिक्शन रहता है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? जब हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे ना, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज में। अभी के लिए इतना समझो कि शेयर्स जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, और वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखो, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने पड़ेंगे? तो देखो, कंपनी का एक होता है आर्टिकल, एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल, और आर्टिकल में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस कंपनी के आर्टिकल में मेंशन होते हैं। तो अब ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके होंगे, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल होते हैं। ठीक है, बट अगर आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। टेबल एफ क्या होता है? टेंशन मत लो, डिटेल में अभी सब कुछ पढ़ेंगे, ये हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, इसलिए काफी सारे टर्म्स ऐसे आएंगे आपके सामने जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा, जिससे आप रूबरू नहीं होंगे, बट बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे धीरे हम पूरा पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट एक दरिया है और जिसमें हम डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे। ठीक है, तो टेबल एफ क्या होता है ये मैं बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को।
टेबल एफ बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें आर्टिकल का फॉर्मेट होता है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का एक फॉर्मेट होता है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। तो अगर आपका खुद का कोई आर्टिकल नहीं है तो टेबल एफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने टेबल एफ को भी बोल के रखा है कि नहीं नहीं हम टेबल एफ फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई भी इंडिया में जो मूवेबल प्रॉपर्टी को से रिलेटेड लॉ होगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड इंडिया में कौन सा लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बात करता है बेसिकली। ठीक है, तो इंडिया में जो भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के लॉ होगा उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर एक और मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर परचेस सेल के केस में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इतनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का कंसेप्ट, जो ये बोलता है कि शेयर्स जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मूवेबल मतलब कि एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। अगर मैंने शेयर खरीदे तो मैं वो किसी थर्ड पर्सन को बेच भी सकती हूँ। ये होता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी का कंसेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम इसको बुक से रीड ले लेते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो शेयर क्या होता है? शेयर मतलब कंपनी का कैपिटल। कंपनी में जो पूंजी लगाई जाती है, जो कैपिटल लगाया जाता है, वो शेयर्स के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। तो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये होता है शेयर्स का मतलब। अब ये जो शेयर्स होते हैं ये होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर लो। आगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर व्हाट? शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये क्या होता है? एक बेनिफिट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। फ्रीली ट्रांसफरेबल को हाईलाइट कर लो। उसके बाद, नो मेंबर इज परमानेंटली और नेसेसरली वेडेड विद द कंपनी। वेडेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेंबर्स की परमानेंट शादी हो गई है कंपनी के साथ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं कंपनी का शेयर खरीद ली तो अब मेरी परमानेंटली शादी हो गई कंपनी के साथ, मुझे जिंदगी भर कंपनी के साथ कंपनी का शेयर होल्डर बन के रहना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं चाहूं तो उसको बेच भी सकती हूँ। ठीक है, इट इज नोटेड दैट द राइट ऑफ शेयर होल्डर इज रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मैंने आपको बोला कि वैसे तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के केस में ये राइट रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है, एकदम फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे एक सेक्शन है, आगे जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन 44। खैर ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी है, तो इसको यहां पर लिख लो, वी विल स्टडी इन शेयर कैपिटल चैप्टर। स्टडी इन शेयर कैपिटल चैप्टर, आगे का शेयर कैपिटल चैप्टर। ये हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय स्यू? स्यू मतलब केस करना। व्हाट डू यू मीन बाय स्यू? स्यू मतलब केस करना। तो क्या कंपनी अपने नाम पे केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या किसी कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मान के चलो मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अगेंस्ट केस करना है, मैं नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ। RIL को मेरे अगेंस्ट केस करना है, वो कर सकती है क्या अपने नाम पे? बिल्कुल कर सकती है। क्यों? देखो, कंपनी की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, सबका मालिक एक। पूरे जितने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है ना, अल्टीमेटली सबके पीछे ना यही कंसेप्ट छुपा हुआ है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का। मैं बताऊं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है ना वही करता धरता है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपन ने पढ़ा था ना, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जन्म ले रहे हैं। तो क्योंकि कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है, कानून की नजरों में कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसीलिए कंपनी खुद केस भी कर सकता है और कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी टू स्यू एंड कैपेसिटी टू बी स्यूड। टू स्यू मतलब खुद केस करना, टू बी स्यूड मतलब उसके अगेंस्ट कोई केस कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अब इसको रीड ले। देखो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन कैन स्यू, ये SUE होगा, इसको ई कर लो, SUE, कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। इन इट्स ओन नेम मतलब अपने खुद के नाम पे वो स्यू भी कर सकता है और स्यूड हो भी सकता है।
अब स्यू का मतलब क्या होता है, देखो वही लिखा हुआ है, टू स्यू मीन्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन और टू ब्रिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बहुत ही भारी भारी वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब केस करना, ठीक है। ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूट इन इट्स नेम। अगर आपको कंपनी के अगेंस्ट कोई केस करना है तो वो आपको कंपनी के नाम पे ही करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो सैलेमन ने केस किया कंपनी के अगेंस्ट, तो वहां कंपनी के अगेंस्ट केस हुआ ना, कौन सी कंपनी, सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसीलिए तो केस का नाम है सैलेमन वर्सेस सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। मतलब सैलेमन ने केस किया सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड के ऊपर, तो क्या एक कंपनी के अगेंस्ट केस हो सकता है, बिल्कुल, और वो जो केस होता है ना वो कंपनी के ही नाम पे होता है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द कंपनी में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी अपने नाम पे किसी और के अगेंस्ट केस भी कर सकती है। आगे, a member of a company cannot sue in respect of torts committed against it। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूं, अपनी लैंग्वेज में वहां पर लिख लेना। इस लाइन का मतलब ये है कि मान के चलो एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और वो कंपनी के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, मान के चलो। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है SBI और एक बंदा है उसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या कंपनी का पैसा लेके भाग गया, कंपनी का पैसा खा गया, किसका, SBI का। तो SBI इज अ कंपनी और विजय माल्या ने कंपनी के साथ गलत किया, तो यहां गलत किसके साथ हुआ, गलत कंपनी के साथ हुआ, तो केस कौन कर सकता है, केस कंपनी कर सकती है। SBI के शेयर होल्डर्स अपने नाम पे केस कर सकते हैं क्या, द आंसर इज नो। SBI के शेयर होल्डर्स अपने नाम पे केस नहीं कर सकते, गलत अगर कंपनी के साथ हुआ है तो कंपनी ही केस फाइल कर सकती है, जिसके साथ गलत हुआ है वही केस फाइल कर सकता है। तो यहां वही बात बोली गई है कि अगर कंपनी के साथ टॉट हुआ है तो मेंबर केस फाइल नहीं कर सकते, मेंबर केस नहीं कर सकते, कंपनी को खुद अपने नाम पे करना पड़ेगा। तो यहां वही लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट इट। अगेंस्ट इट मतलब अगेंस्ट कंपनी, अगेंस्ट इट मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट इट मतलब अगेंस्ट कंपनी। अगर कंपनी के अगेंस्ट टॉर्ट हुआ है तो मेंबर्स केस नहीं कर सकते, नॉर बी स्यूड फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द कंपनी। अगेन अब एक और एग्जांपल है, मान के चलो एक कंपनी है उसका नाम है ITC। आईटीसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, आईटीसी ने मेरे साथ गलत कर दिया, तो अब मैं केस किसके अगेंस्ट कर सकती हूँ, मेरे साथ गलत किसने किया, मेरे साथ गलत आईटीसी ने किया। आईटीसी एक अलग इंसान है और आईटीसी के शेयर होल्डर्स एक अलग इंसान है, तो अगर आईटीसी मेरे साथ कुछ गलत करती है तो मैं केस किसके अगेंस्ट कर सकती हूँ, मैं केस आईटीसी के ही अगेंस्ट कर सकती हूँ, आईटीसी के शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि कंपनी एक अलग इंसान है और मेंबर्स एक अलग इंसान है, इसीलिए कंपनी के खुद के नाम पे केस हो भी सकता है और कंपनी अपने नाम पे केस कर भी सकती है। इतनी बात समझ में आई सबको, आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी एज अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर में इवन स्यू ऑन इट्स ओन नेम। वही बात बार बार लिखी हुई है कि कंपनी क्योंकि एक अलग सेपरेट लीगल पर्सन है वो अपने नाम पे केस कर सकती है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बहुत इजी है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मतलब क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यहां तो आप मेरे को बता दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया है ना मैंने आपको सीएसईटी में, सीएसईटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया है ना, बताओ वेदर कंपनी इज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। याद है अपन ने पढ़ा था सीएसईटी में पढ़ा था कि जो कंपनी होती है वो अपने आप में एक लीगल पर्सन होती है, एक लीगली एक पर्सन होती है इन द आइज ऑफ लॉ, इसीलिए कंपनी अपने नाम पे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कंपनी का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होता है। तो कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे फीचर्स हो गए हैं, बस एक दो फीचर्स बचे हुए हैं, एकदम चिंदी पुंदी पॉइंट्स हैं, ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। 1.5 घंटा हो गया, वैसे हमने 10 मिनट लेट चालू किया था तो 1.5 घंटा ही हुआ है। आई होप इतना आप टॉलरेट कर ले रहे होंगे, मतलब 1.5 घंटा हैवी तो नहीं हो रहा है ना, जा रहा है ना सब कुछ दिमाग के अंदर, लेट मी नो इफ 1.5 घंटा हैवी तो नहीं हो रहा है ना।
तो अगर 1.5 घंटा हैवी नहीं हो रहा है तो अभी के लिए हम 1.5 घंटे की ही क्लास रखेंगे और आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में ये जो चिंदी पूंदी फीचर्स बचे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे विच इज द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कल की क्लास में, अच्छा कल तो संडे है ना, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे, टुमारो इज संडे, देयर इज नो क्लास ऑन संडे। आप लोगों के लिए संडे के लिए एक होमवर्क है, संडे के लिए होमवर्क है कि लेक्चर 1 और 2 में जो अपन ने पढ़ा उसको प्रॉपर आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और ये जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी मैं आपको भेज दूंगी, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। पेन डाउन मतलब एक प्यारी सी आप अपनी कॉपी बनाइएगा कंपनी लॉ की। इतना इतना स्पून फीडिंग कोई नहीं कराता है ना कि बताना अच्छा इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे हाईलाइटिंग करो, ऐसे कॉपी बनाओ, बट आई विल ट्राई टू गिव माई 100% टू यू ऑल, ताकि आप लोग को काफी कुछ आइडिया आ जाए। तो आप लोग एक प्यारी सी अपनी कॉपी बनाएंगे कंपनी लॉ की, उसमें जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे उसको शॉर्ट में अपनी कॉपी में अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से नोट्स बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है संडे के लिए। संडे को लेक्चर 1 और 2 रिवाइज कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है ना तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कि मैम ये वाला पॉइंट फिर से बता दो, नहीं समझ में आया, तो मैं आपको ऑडियो नोट बना के भेज दूंगी, आपको वो फिर से समझा दूंगी। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ लेना। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास मतलब मंडे की क्लास, संडे को क्लास नहीं रहेगी। मंडे की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का कंसेप्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों को एडमिशन लेना है, मतलब मेरे कोर्स में रजिस्टर करना है, तो हमारा एक ऐप है एडुमेंशन नाम से, हमारा एक ऐप है एडुमेंशन नाम से। वो ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, वहां जाके आपको मेरा CS एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ का कोर्स दिख जाएगा, वहां जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि आप मेरा कोर्स कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे, आप पेमेंट कर देंगे वहां जाके, तो आपको जो है मैं बुक्स डिस्पैच कर दूंगी। प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो किसको किसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, किसको किसको हार्ड कॉपी चाहिए। अकॉर्डिंगली आई विल गेट ऑल द बुक्स प्रिंटेड एंड आपके एड्रेस पे मैं डिस्पैच करवा दूंगी। ठीक है, मेरे कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो आप ये वाला ऐप एडुमेंशन नाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एडुमेंशन के CS एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ के कोर्स को। देन अकॉर्डिंगली आई विल डिस्पैच यू ऑल द बुक्स एंड वहां पर आपको सारे बैकअप लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे, कल नहीं मंडे को मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय बाय।